फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक लॉजिक डेवलपमेंट की सीरीज़ में हम लोग लूप्स और आइट्रेशंस के कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, लेकिन हमने जो लूप अभी तक यूज़ किया है वो व्हाइल लूप यूज़ किया था, जिससे कि हम अपनी प्रोसेस को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर पाएँ। आपने नोटिस किया होगा प्रोग्रामिंग में कि व्हाइल लूप को जब हम अप्लाई करते हैं प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में, रिपीटिशन को कंट्रोल करने में, तो उसमें इनिशियलाइजेशन, डिसीजन, कंडीशंस या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये तीन अलग अलग पोजीशन पे होते हैं। तो हमने इसलिए फॉर लूप को अभी शुरू क्यों नहीं किया, जिससे कि आप जब व्हाइल लूप के साथ ट्यून्ड होंगे, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस डेवलप हो जाएगी, तो फिर हम बाकी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को बहुत कंफर्टेबली करेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस कब आता है, जब हम किसी एक लूप के साथ काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उनके लिए सॉल्यूशन डिज़ाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स, व्हाइल लूप के साथ मुझे उम्मीद है कि हम काफ़ी कंफर्टेबल है। अब हम सेकेंड लूप यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ डू व्हाइल लूप। तो लूप्स मैंने आपसे कई बार प्रोग्राम में डिस्कस किया है बीच में कि लूप कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करते आना चाहिए, हमें रिपीटिशन हमको हैंडल करते आना चाहिए। ये कभी नहीं होना चाहिए कि हमें ये प्रोग्राम इसी लूप से आता है। जो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आपके सामने आई है या जिनको अभी तक हमने सॉल्यूशन दिया है, ये सारी प्रॉब्लम्स को हम किसी भी लूप से बनाने की स्थिति में हों, ये हमारा टारगेट है। इसलिए हमारा पूरा फोकस हमेशा क्या होता है कि हम पहले लॉजिक डिज़ाइन करते हैं, कॉन्सेप्ट बनाते हैं, फ्लो चार्ट ड्रा करते हैं, फिर उसका एग्जीक्यूशन टेबल बनाते हैं, देन फाइनली वी गो फॉर राइटिंग द प्रोग्राम। ये अभी तक हमारी एक प्रैक्टिस रही है, उसी को कंटिन्यू करेंगे अब हम। नाउ वी वर्क ऑन डू वाइल लूप। तो डू वाइल का सिंटेक्स क्या होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट लूप है ये भी। तो वाइल और डू वाइल, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। एक्चुअली डू वाइल का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया। एक्चुअली इसके पहले जितनी लैंग्वेजेस होती थी वहाँ पर एक बहुत कॉमन टर्म यूज़ होती थी, अनटिल। मतलब लूप में एक तो वाइल वर्ड बहुत पॉपुलर है, फॉर वर्ड आपने सुना हुआ है, और एक टर्म और चलती थी पहले प्रोग्रामिंग में और अभी भी कुछ लैंग्वेजेस में यूज़ होती है, अनटिल कीवर्ड। तो वाइल जब भी लूप में कहीं अप्लाई होता है तो ये क्लैरिटी होती है कि ट्रू कंडीशन का लूप है। मैंने डिस्कस भी किया है प्रीवियस एक लेक्चर में। और जब अनटिल के साथ आप कोई कंडीशन लेते हो, लूप लगाते हो, तो वो फॉल्स कंडीशन के लिए एग्जीक्यूट होता है। मतलब जब तक वो ट्रू ना हो जाए तब तक लूप चलाते हैं। तो ये ट्रू फॉल्स वाले कन्फ्यूज़न को सी और C++ से इसको दूर किया। तो उसके बाद जावा, पाइथन, जितनी भी हम और लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, यहाँ पर हम अनटिल कीवर्ड अब रूटीन में यूज़ नहीं करते। हम लोग प्रोग्रामिंग लॉजिक जब भी डेवलप करेंगे तो वाइल कीवर्ड से करते हैं। हमने सिंपल वाइल हम इम्प्लीमेंट किया अभी। अब डू वाइल और वाइल में सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है। अगर मुझे अपनी प्रोसेस को एंड टाइम चलाना हो तो एंड टाइम चलाने के लिए वाइल और डू वाइल दोनों के आउटपुट में, एग्जीक्यूशन में कोई अंतर नहीं आता है। मतलब जो मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ आइट्रेशंस कंट्रोल करना है उसमें वाइल और डू वाइल में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये डिफरेंस कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये डिफरेंस आता है मिनिमम नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन में। आपने नोटिस किया होगा वाइल लूप को हम बोलते हैं एंट्री चेक लूप। मतलब एंट्री चेक लूप से मतलब क्या हो गया कि अगर हमने कहीं पर वाइल अप्लाई किया है तो हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन होता है और फिर हम लोग बाद में कंडीशंस अप्लाई करते हैं। मतलब लूप में जब आप एंटर होते हो, जब भी हमारे पास चेक लग जाता है कि i लेस देन इक्वल टू 5, 10, मतलब इसलिए इसको हम क्या मानते हैं यहाँ पर, एंट्री चेक। और डू वाइल को हम मानते हैं एग्जिट चेक। मतलब जब आपका लूप टर्मिनेट होता है, जो आपके लूप्स के लास्ट जो लाइन होती है, उसके बाद ये वाइल चेक होगा डू वाइल के अंदर। मतलब जब आपकी पूरी प्रोसेस एक बार एग्जीक्यूट हो चुकी है फिर वो वाइल में कंट्रोल चेक करता है। तो डू वाइल और वाइल का जो डिफरेंस है मिनिमम नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन का है। मिनिमम मान लो ये लूप चेक हुआ और फर्स्ट टाइम में इसका इवोल्यूशन क्या हो गया, फॉल्स। बुलियन कंडीशन पहली बार में क्या हो गई, फॉल्स। जब फॉल्स होगी
तो फिर इसका मिनिमम नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन कितना हो गया? 0। अरे दुनिया के सारे वाइल लूप में आपने पहली बार कंडीशन चेक की फर्स्ट टाइम एंड यू गेट फॉल्स, तो वो लूप बॉडी में एंटर होगा क्या? यहाँ पर वो इमीडिएट लूप से बाहर आ जाएगा। सो द नंबर ऑफ आइट्रेशन, नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन विल बी 0 इन दैट केस। कब? जब मैं मिनिमम की बात करूं, तो मिनिमम नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन फॉर वाइल लूप इज 0, जबकि डू वाइल लूप के लिए मिनिमम नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन कितने होते हैं? 1। दोस्तों यही एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। एक तो एंट्री चेक कि जब आप लूप में एंटर हो, जब आप रिपीटिशन चेक करो तो आप शुरुआत में ही कंडीशन अप्लाई कर दो, अगर वो ट्रू हो तो फिर आप आइट्रेशन या रिपीटिशन हैंडल करो। ऐसा हर बार आप करोगे, हर राउंड के लिए आपको सेम प्रोसेस करनी है। डू वाइल के साथ में आपको डिफरेंस कहाँ पर आ जाएगा? मिनिमम नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन में। वाइल के लिए मिनिमम नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन कितना है? 0, और डू वाइल के लिए मिनिमम नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन कितना है? 1, क्योंकि वो कम से कम एक बार पूरी बॉडी एग्जीक्यूट करेगा एंड देन इट विल चेक वाइल कंडीशन। पूरा फिनिश होने के बाद वाइल अगर फॉल्स होगा तो भी आपका लूप कम से कम एक बार एग्जीक्यूट हो चुका है। तो ये दोस्तों एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बताते आना चाहिए। इसको हम बोलेंगे एंट्री चेक। डू वाइल जो अभी हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं इसे हम बोलते हैं एग्जिट चेक। मतलब जब लूप फिनिश होगा, जब उसकी बॉडी टर्मिनेट होती है, फिनिश होती है, देन वी गो फॉर चेकिंग द कंडीशन कि आपको उसको रिपीट करना है कि नहीं, नेक्स्ट राउंड पे जाना है या नहीं जाना है। तो इसीलिए डू वाइल को हमेशा कम से कम कितनी बार हम चला पाते हैं? एक बार। तो वो प्रोग्रामिंग सिचुएशन जहाँ पर मुझे कम से कम कितनी बार चलाना है कोई चीज़ को, वो तय करना हो। मतलब आपको नॉर्मल प्रोग्राम आते हैं कि लूप को एन नेचुरल नंबर की सम करो, एन का फैक्टोरियल निकाल लो, एन फिबोनाची नंबर्स जनरेट कर दो, 2 n1 n2 आपको दिए हैं तो आप उनका GCD फाइंड आउट कर लो। तो ये जो बेसिक मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है इनमें हम क्या नोटिस करते हैं कि कहीं ना कहीं आपके जो आइट्रेशन है उसका अपर लिमिट फिक्स है कि आपको n राउंड्स उसको एग्जीक्यूट करना है। तो जब जब मेरे पास n राउंड्स की प्रोसेस होगी एंड इफ वी चेक द कंडीशंस फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइट्रेशंस, तो वहाँ पर जाके वाइल या डू वाइल मैं कुछ भी अप्लाई कर सकता हूँ। देयर इज़ नो डिफरेंस इन दैट, ओनली द चेंजेस इन द सिंटेक्स पार्ट। लेकिन चेंजेस स्पेशली कहाँ पर दिखेंगे आपको? जब आपकी प्रोग्रामिंग सिचुएशन में ऐसा कुछ आ रहा हो जब आप कम से कम प्रोसेस को एक बार एग्जीक्यूट करना चाहते हो। तो जब हम अपनी प्रोसेस को कम से कम एक बार एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे तो फिर उसके लिए आपको मजबूरी होगी कि वाइल के बजाय कहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा? डू वाइल में। तो ये प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को समझ के हम लोग डेवलप कर पाते हैं। जब नॉर्मल जितनी प्रॉब्लम हो सारे लूप से बन सकती है। मैंने कई बार ये बात बोली कि हम सारे प्रोग्राम्स को सारे लूप से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। चैलेंज इस बात को लेके कि हमारा इतना परफेक्शन आ जाए, इतने प्रोफिशिएंट हम प्रोग्रामिंग में हो जाएं कि हम सिचुएशन को देख के जज कर पाएँ कि ये जो है आइडियली इट इज़ सूटेड फॉर वाइल लूप, ये जो प्रॉब्लम नहीं आई है इट इज़ आइडियली सूटेड फॉर डू वाइल लूप। ये सिचुएशन आपको समझ में आना चाहिए। ये प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस से डेवलप होगी। बाकी नॉर्मल जितने प्रोग्राम्स हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, सभी को हम वाइल से भी बना सकते हैं और डू वाइल से ही बना सकते हैं। तो डू वाइल का दोस्तों हम सिंटेक्स देखते हैं। बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैंने काफ़ी सारी बातें लूप के स्टार्टिंग में की थी। वही सब कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल करने। कॉन्सेप्ट रिकॉल क्यों करने? क्योंकि लूप में जब भी इम्प्लीमेंट करूँगा तो मेरा थॉट क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा? दुनिया के सारे लूप में 3 बातें होती हैं। 3 बातें होती हैं। स्टार्टिंग पॉइंट याद करो आप, एंड पॉइंट, और थर्ड इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जिसको स्टेप बोलते हैं हम लोग। तो स्टार्टिंग पॉइंट को टेक्निकली हम बोलते हैं इनिशियलाइज काउंटर और इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप काउंटर। सेकेंड पार्ट कंडीशन को हम बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन, डिसीजन। इससे हम लोग तय करते हैं एंड पॉइंट, कब तक मुझे अपनी प्रोसेस को रिपीट करना है। और थर्ड इंपॉर्टेंट बात जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है दैट इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, टेकिंग स्टेप, ताकि हम स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ तक पहुँच जाएं? एंड पॉइंट तक। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने हर बार लूप की प्रोग्रामिंग जब करते हैं तो हमारे माइंड में ये 3 बातें हमेशा आती हैं।
तो वाइल में भी हमने नोटिस किया कि स्टार्टिंग पॉइंट मतलब इनिशियलाइजेशन मतलब पहले ही हो जाएगा लूप बॉडी के, देन कंडीशन, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो वो हर प्रोग्राम में आपने नोटिस किया होगा ये तीनों बातें मिली हैं। और इवन हमने तो लूप की प्रॉब्लम में यही बात डिस्कस की थी कि सबसे पहले हम ये तय करेंगे कि लूप कितने राउंड चलेगा, उसके बाद हम सोचना शुरू करेंगे कि वो ऑड जनरेट करेगा कि इवन जनरेट करेगा, कि वो फैक्टोरियल जनरेट करेगा कि पावर जनरेट करेगा, ये सब बात का विषय है। फिर उसको प्लस करेगा कि माइनस करेगा कि प्रोडक्ट लेगा, ये सब बात के सब्जेक्ट है। ये सब हमें पहले से नहीं सोचना है। तो यही एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स, जब हम अपनी लॉजिक डेवलपमेंट के फोकस में रहते हैं, जब हमारा पूरा कंसंट्रेशन इसी बात पे कि हम डे टू डे जो भी लैंग्वेज के एलिमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, इन पर कमांड कर लें। तो अब हम देखते हैं डू वाइल के सिंटेक्स को कैसे काम करता है ये। तो इसके सिंटेक्स में 3 बातें वो भी जरूरी जो पहले हमने पढ़ी है। इनिशियलाइज काउंटर, आपको मैं थोड़ा सा वाइल से मैच करते हुए इसको लिखने की कोशिश करता हूँ। आपको याद होगा जब वाइल होता था हमारे पास तो हम लोग क्या करते थे, मैं यहाँ से लिखता हूँ इसको अभी, वाइल, और मैंने लिख दिया यहाँ बुलियन एक्सप्रेशन। दोस्तों ये फेमिलियर हो आप इस कॉन्सेप्ट के साथ में। देन हम लिखते थे हमेशा वो स्टेटमेंट जिनको आपको रिपीट करना हो, क्योंकि कंट्रोल स्ट्रक्चर तो लूप है, और वो स्टेटमेंट जिनको आपको रिपीट करना है, दीज आर एनी स्टेटमेंट्स, वो कोई भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, योर रिक्वायरमेंट। और फिर हमने देखा है कि हम लिखते थे यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट काउंटर, और यहाँ जाके इसको फिनिश कर देते थे अपन। ऑलमोस्ट आप सभी एग्री करते होंगे यहाँ पर कि जब हम वाइल के सिंटेक्स को लिखते थे तो उसमें स्टेप 1 आती थी इनिशियलाइज काउंटर, दैट इज अवर स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ से रिपीटिशन स्टार्ट होगा, आइट्रेशन से स्टार्ट होंगे। देन बुलियन एक्सप्रेशन मतलब एंड पॉइंट, एंड कंडीशन, और अगर ये ट्रू है तो फिर ये एंड स्टेटमेंट को हम लगातार रिपीट करते हैं, और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से हम लोग पहुँचते हैं अपनी मंजिल तक, अपने एंड पॉइंट तक। अब आप सिर्फ ये देखो कि इस वाइल को मैंने ऊपर से उठाया, मतलब डू वाइल के सिंटेक्स में कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ये वाइल मैंने यहाँ से हटा दिया पूरा, और फ्रेंड्स यहाँ क्या लगा दिया, डू स्मॉल लेटर में। डू इज ए रिजर्व वर्ड, कीवर्ड। और ये जो ऊपर से मैंने वाइल लगाया था वो मैंने यहाँ लगा दिया। मतलब बात वही है सिर्फ कि मैं शुरू में एंट्री पे चेक नहीं करूँगा, ना भी चेक कंडीशन एट द टाइम ऑफ एग्जिट और सेमीकोलन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वाइल के सिंटेक्स में कभी सेमीकोलन नहीं आया दोस्तों। क्यों नहीं आया था? क्योंकि वहाँ से वो स्टार्ट होता है। यहाँ सेमीकोलन क्यों नहीं लगाते हम लोग? क्योंकि यहाँ से लूप आपका स्टार्ट हो रहा है, जबकि डू वाइल यहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है। क्योंकि जब जब ये ट्रू होगा तो ये ऊपर जाएगा, ये रिपीटिशन को हैंडल करेगा, और जब ये फॉल्स होगा तो ये सेमीकोलन वाली स्थिति बनेगी यहाँ पर। मतलब हमारे लिए समझना क्या ज़रूरी है इस जगह पे कि अगर कंडीशन ट्रू होगी देन इट विल जम्प टू द डू पार्ट, ऊपर चले जाएगा ये, और उसी को रिपीट करेगा जब तक ये ट्रू है। वाइल शब्द का मीनिंग यही है, वाइल दिस बुलियन एक्सप्रेशन इज ट्रू, जब तक ये ट्रू है तब तक इसको रिपीट करो, जब तक रिपीटेडली आप एग्जीक्यूट करो, और जब ये फॉल्स होगा तो ये इसके आगे बढ़ेगा, एंड वो क्या देखेगा फिर, सेमीकोलन। सो दैट इज लूप टर्मिनेशन पॉइंट। तो यहाँ से ये लूप हमारा टर्मिनेट होगा। वाइल में कभी सेमीकोलन नहीं लगाते हम लोग, क्योंकि वहाँ एंट्री पॉइंट पे हम कंडीशन को चेक करते हैं, वहाँ से हमारा लूप स्टार्ट होता है। और डू वाइल में हमेशा हम सेमीकोलन को लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा लूप टर्मिनेट होता है। तो जो ऊपर वैकेंसी बनी थी वाइल शिफ्ट करने के बाद, यहाँ हमने लगा दिया डू। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। बहुत नया काम नहीं करा है, सिर्फ क्या हो गया, यहाँ पर ये मिनिमम 0 बार एग्जीक्यूट होता है, और ये मिनिमम कितनी बार एग्जीक्यूट होता है, 1 टाइम। एंड दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल।
क्योंकि मिनिमम नंबर की बात में डिफरेंस है। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो ये भी एन टाइम चलेगा और ये भी एन टाइम चलेगा। मतलब आज तक जितनी प्रॉब्लम हमने वाइल से बनाई है, वाइल लूप का यूज़ करके जो प्रॉब्लम्स को आपने सिंप्लीफाई किया है, जितने कोड्स लिखे हैं, सारों को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, डू वाइल में, बिना कोई एफर्ट्स किए। वो ज़्यादा कुछ नहीं है सब, क्योंकि एंड टाइम्स है। वो प्रोग्रामिंग सिचुएशन अगर कभी आएगी आपके पास कि डू वाइल की स्पेसिफिक नीड है, तो वो मैं अभी आपसे बात करूँगा कि वो कौन सी स्थिति परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर डू वाइल ही रोल प्ले करेगा। वो बात भी मैं करूँगा साथ में। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों अभी ये सिंटेक्स पहले आपको क्लियर हुआ होगा कि डू वाइल का क्या रोल है। सिंटेक्स वाइज कोई नई बात नहीं है। ये 3 बातें जो हम पढ़ते हैं, 1, ये जो बुलियन एक्सप्रेशन देखते हैं, 2 एंड पॉइंट, और यहाँ आपने देखा ये 3rd पॉइंट दैट इज स्टेप, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब इसी को अगर फ्लो चार्ट से अपन समझें इस कॉन्सेप्ट को, तो इसकी फ्लो चार्ट टेम्पलेट क्या होगी। हमने कनेक्टर लगा दिया समझने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशियलाइज काउंटर की। तो ये फ्रेंड्स अपन ने इनिशियलाइज कर लिया काउंटर। अब आपके वो सारे स्टेटमेंट आगे रिपीट होने। स्टेटमेंट 1, ये वो स्टेटमेंट हो गए फ्रेंड जिनको हमने रिपीट करने के लिए लूप बॉडी के अंदर लिखा था। ये हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, एन स्टेटमेंट्स। अब तुरंत बाद हम क्या कर देते हैं, इसके जस्ट बाद, अब चूंकि वाइल यहीं लगेगा इसलिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट काउंटर। अब आपको लगाना है डायमंड। मतलब पुराने फ्लो चार्ट भी हमने वाइल के समय बनाए हैं सारे, उसमें डायमंड पहले आ जाता है इनिशियलाइजेशन के तुरंत बाद। फिर हम लोग इन नए स्टेटमेंट्स को रिपीट करते हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हैं। तो डू वाइल की प्रैक्टिस में डायमंड बाद में हो जाएगा। हम बाद में कंडीशन चेक करेंगे। हमने लिख दिया बुलियन एक्सप्रेशन। दोस्तों ये टेक्निकल वर्ड बुलियन एक्सप्रेशन ही मैं यूज़ करता हूँ हमेशा, क्योंकि बुलियन एक्सप्रेशन मतलब कंडीशन, डिसीजन। इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या आती है, ट्रू या फॉल्स। अगर ये ट्रू है तो फिर ये स्टेटमेंट को रिपीट करेगा, और रिपीट कहाँ तक करेगा, ये स्टेटमेंट 1 तक लेगा इसको हम। अब ये गलती नॉर्मल केस में हो जाती है, कई बार हम इनिशियलाइजेशन के ऊपर जाके एरो लगा देते हैं इसमें। तो आप सोचो कोई वैल्यू आई कि 1 से 2 होगी और उसको फिर से जाके हम लोग 1 कर देंगे, तो फिर हमारी प्रोसेस कैसी हो जाएगी यहाँ पर, इनफाइनाइट। तो इससे बचना है आपको। इससे बच के बाकी आपके एंड टर्म रिपीट होगी पूरी, चलता रहेगा कंटिन्यू। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये इन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। अब जब ये फॉल्स होगा तो हमने कनेक्टर लगा दिया फिर से। कोई भी एक्टिविटी हो सकती है बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों ये डू वाइल का फ्लो चार्ट है, और ये इसका एक फ्लो चार्ट का टेम्पलेट है कि जब भी हम को किसने बोला है कि डू वाइल के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, इसको इम्प्लीमेंट करो, तो आपके माइंड में पहले फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उसको भी फिर एग्जीक्यूशन टेबल से आप चलाओ और फिर उसको रन करो, कोड लिख लो फाइनली जाके आप। तो ये जो प्रोसेस है यही हमको अडॉप्ट करना है। कोई बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं, कोई बहुत नई बात हमको इम्प्लीमेंट नहीं करना है। तो हम देखते हैं कोई प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमारे सामने देख लेते हैं हम, और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं डू वाइल के थ्रू। तो दोस्तों नेक्स्ट हम करते हैं एक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमारे सामने लेते हैं। मैं तो पहला केस वही लेता हूँ, सम ऑफ n नेचुरल नंबर वाला। हमने वाइल में बनाया था उसी प्रोग्राम को, सेम कोड को मैं किससे लिख लेता हूँ, डू वाइल से। तो या और आपने जो प्रॉब्लम बनाई थी जैसे फैक्टोरियल, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n फैक्टोरियल, इसका लिए कोड लिख लेते हैं अपन, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 n प्लस अप टू n टर्म्स।
अब आपके सामने प्रोग्राम बनाना है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज यूजिंग डू वाइल लूप। अब डू वाइल से बनाना है तो पहले इसके लिए फ्लो चार्ट बना लें अपन, क्योंकि फैक्टोरियल का लॉजिक तो हमने पढ़ा ही है कि अगर फैक्टोरियल ऑफ 4 कभी बोला है आपसे तो ये एक्चुअल में 1 मल्टीप्लाई ऐसे बना चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी कि लूप को हमें 1 से 4 तक चलाना है, और 1 से 4 तक चलाने के बाद लगातार उसका जो मल्टीप्लिकेशन है, जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल 2 दे देगा, 3 से करेंगे फैक्टोरियल 3 दे देगा, और आपको वो टेबल का एक्सपीरियंस होगा। हर राउंड के बाद आपको एक नया फैक्टोरियल मिलता है यहाँ पर, तो इसी को कोड के रूप में लिखना है अपने को। क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमने सबसे पहले एन ले लिया, जिसके लिए हमको टर्म एन टर्म का सम करना है इनिशियली आपको। नेक्स्ट होगा I1 प्रोडक्ट 1 और सम कितना ले लेंगे हम इनिशियली 0। ये हमने पढ़ा भी कि दुनिया में किसी भी टर्म की सम करना हो कंटिन्यू आपको, तो सम को तो हम हमेशा किससे इनिशियलाइज करते हैं, 0 से। चूँकि फैक्टोरियल में कंटिन्यूस हमको प्रोडक्ट लेना है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये सब लॉजिक सब कुछ हम चला चुके हैं। अब तुरंत बाद डू वाइल के कॉन्सेप्ट से बनाना है, तो क्या करेंगे हम, अब यहाँ कोई डिसीजन नहीं आएगा, पहले आपको प्रोडक्ट लेना है, तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, प्रोडक्ट असाइंस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। ये इंपॉर्टेंट स्टेप थी, याद करो आप। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा लगातार, और हम उसका प्रोडक्ट लेते जाएंगे। एवरी टाइम विल रिसीव 1 न्यू फैक्टोरियल। पहली बार में फैक्टोरियल 1 मिलेगा, सेकेंड टाइम फैक्टोरियल 2, थर्ड टाइम फैक्टोरियल 3। तो जैसे ही प्रोडक्ट में फैक्टोरियल की वैल्यू आती जाएगी, तुरंत बाद हम क्या कर देंगे, सम असाइन सम प्लस प्रोडक्ट। छोटा सा काम था बस, प्रोडक्ट लिया, फैक्टोरियल आ गया, तुरंत उसको सम में ऐड कर दिया। जैसे वो हुआ, नेक्स्ट फैक्टोरियल काउंटिंग के लिए आएंगे अपन, तो नेक्स्ट की काउंटिंग का तरीका क्या होगी, आई असाइंस आई प्लस 1, और अब जाके आप चेक लगा लो। अच्छा, आप देखोगे कि हमने लूप भी नहीं बदला, कुछ भी चेंज नहीं करा है। ये मैंने प्रॉब्लम इसलिए ली कि आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओ। सेम प्रॉब्लम हमने वाइल लूप से बनाई है, वाइल से भी कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया हमने उसको डू वाइल से ले लिया। तो आपको दिखेगा कि जब भी मैं एंड टर्म के लिए काम करता हूँ तो हमारे कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है। अब ये गलती कभी नहीं होना चाहिए कि इसको लेके कहाँ तक जाना है हमको। आप देखो, अगर मैं यहाँ ले जाता ऊपर, तो ये मैं कुछ प्रोडक्ट करके आता, सम करके आता, वापस सम 0 हो जाएगी, आई 1 हो जाएगा। तो इनिशियलाइजेशन से बचना है। एक बार इनिशियलाइज कर दिया, आगे हम लोग इस एक्टिविटी में काम नहीं करेंगे कहीं भी। समझ में आ रहा हो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर? तो इसको हमने यहाँ क्यों रोका, ये क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि हम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे सेम। हर बार एक नई वैल्यू मिलती जाएगी। जब ये फॉल्स होगा तो सम में आपके रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रिंट सम और स्टॉप। तो ये दोस्तों फ्लो चार्ट हमने बना लिया यहाँ पर। किस बात के लिए बना लिया हमने यहाँ पर? जो आपको फर्स्ट n फैक्टोरियल्स का सम देगा। मतलब इस प्रॉब्लम को जो सामने दिया है, सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज से मतलब है राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n फैक्टोरियल्स। n अगर 5 होगा तो पहले 5 फैक्टोरियल का सम कर दो,
एन अगर 4 है, पहले 4 फैक्टोरियल का सम कर दो। तो ये कॉन्सेप्ट था इसके लिए। टेबल कैसे काम करेगी तो वो हम देख सकते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा मैं इसी में प्रोग्राम भी लिखूंगा। एन ले लिया हमने फ्रेंड्स यहाँ पर टेबल में। आई लेस देन और इक्वल टू एन। टेबल में क्या क्या आएगा, प्रोडक्ट, ये स्पेस अभी इसको चला के देख लेते हैं, पर एन ले लेते हैं 4। ये 4 ले लिया। I1 प्रोडक्ट 1 सम 0, I1 प्रोडक्ट 1 सम 0। अब ये स्टेप आ गई प्रोडक्ट इनटू आई, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ट्रू होने, अभी तो ट्रू का चेक ही नहीं हुआ है, तो ये प्रोडक्ट आ गया 1। सम प्लस प्रोडक्ट, सम प्लस प्रोडक्ट मतलब 0 प्लस 1 1। ये यहाँ तक की सीरीज की सम चाहिए अपने को, फर्स्ट 4 फैक्टोरियल की। आई इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया 2, ये आ गया 2। अब चेक होगा 2 लेस देन 4, ये 2 लेस देन इक्वल टू 4 कितना हो गया, ट्रू। तो ये चेकिंग में एंट्री कर दी अपने ट्रू। अब ये ट्रू वाले रास्ते पे ले जाएगा। फिर प्रोडक्ट इनटू आई, 1 मल्टीप्लाई बाय आई कितना हो गया 2, तो ये प्रोडक्ट 2 आ गया। सम प्लस प्रोडक्ट 1 प्लस 2 सम इज 3, आई प्लस 1 आई 3। अब ये चेक करेगा 3 लेस देन और इक्वल टू 4, ट्रू। ट्रू से वापस यहाँ आ गए प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट इनटू आई 3 इंटू 2, क्लियर है केस। तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, ये फैक्टोरियल 3 आ गया। सम प्लस प्रोडक्ट 3 प्लस 6 9, आई प्लस 1 आई इज नाउ 4। ये लास्ट राउंड है इसका, यहाँ पर 4 लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू। यहाँ आ गया प्रोडक्ट इनटू आई 6 मल्टीप्लाई बाय 4, प्रोडक्ट आ गया 24। सम प्लस प्रोडक्ट 24 प्लस 9, सो दिस इज 33। आई प्लस 1 5, अब 5 लेस देन इक्वल टू 4, तो ये हो गया फॉल्स। अब फॉल्स में ऊपर जाना है क्या रिपीटिशन के लिए, अपने को नहीं जाना है, तो फॉल्स में प्रिंट सम। तो ये सम की जो लास्ट वैल्यू है 33, ये हमारा आंसर हो गई। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कॉन्सेप्ट वही है, प्रोग्राम वही तरीके से लिखना है, क्योंकि एक बार अगर लूप चलाने की आपने प्रैक्टिस कर ली तो ये तो औपचारिकता है जो डू व्हाइल मैंने अब शुरू किया है, क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। तो ये सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कि ठीक है मैं हर प्रॉब्लम को सारे लूप से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। अब इसी के लिए कोड लिख लेते हैं हम। तो कोड के लिए थोड़ा सा स्पेस और बना ली हमने यहीं पर। ये सब तो वैसे ही आ जाएगा पूरा। इंट मेन, सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, वेरिएबल डिक्लेरेशन। एन आई सम और प्रोडक्ट, सबसे पहला काम क्या किया था हमने,
कोई नंबर ले लिया या एंटर टोटल नंबर ऑफ टर्म, ऐसा लिख लो आप। इनपुट आने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये सारे इनिशियलाइजेशन कर दिए। I1 हो गया, और मैंने पहले ही बात की कि अपने को सबको अलग अलग लिख के सेमीकोलन लगाना है। ये आने के बाद अब यहाँ से डू वाली स्टेप है, तो यहाँ क्या लग जाएगा अपना डू, इस जगह पे जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, और डू के बाद ये उसका बिगिन, ये मल्टीपल स्टेटमेंट और ये इसकी क्लोजिंग। 3 स्टेटमेंट ये डू वाइल के अंदर आ रहे हैं यहाँ पर, सेम यहाँ से स्टार्ट होके डायमंड के बीच में। तो आपने लगा दिया यहाँ पर डू। क्या क्या स्टेप थी हमारे यहाँ पर, थोड़ा इंडेंटेशन के साथ लिखा अपन ने यहाँ पर। यह आ जाएगा दोस्तों प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। क्या नेक्स्ट सम असाइंस, तो ये सारे फैक्टोरियल आते जाएंगे, उनका सम करते जाएगा। फिर आई असाइंस i+1, और जो नॉर्मल में ऊपर कंडीशन लगाते थे हम, वो यहाँ आ गई वाइल i<n। तो कोई बहुत बड़ा अंतर हो गया क्या फ्रेंड्स? सेम कोड हमने बनाया है, वाइल से भी हमने इसी पैटर्न पे कोडिंग की थी। थोड़ा सा इंडेंटेशन का आपको ध्यान रखना है बस यहाँ पर। जैसे आपने इसको लिखा, फाइनली क्या होगा, सम को प्रिंट कर दें, सम ऑफ सीरीज लिख दो, या फर्स्ट n फैक्टोरियल इज, और ये जो आपका रिटर्न 0 एंड ऑफ द मेन। तो ये आपको समझ में आ रहा हो कॉन्सेप्ट की दोस्तों। डू वाइल में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कि आप थोड़ा सा प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स पे काम करोगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको लगेगा कि नहीं, जो मैं वाइल में कर रहा था ऑलमोस्ट वही कुछ है, थोड़ा सा सिंटेक्स को मुझे रीअरेंज करना है, क्योंकि प्रॉब्लम की मैपिंग आपके माइंड से होना चाहिए। प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम अगर आपको क्लियर है तो ये सिचुएशन आपके लिए बहुत काम की है। समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये हमने डू वाइल को इम्प्लीमेंट किया एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में। और आपने नोटिस भी किया था जब I1 था फर्स्ट राउंड में, तो ये जो वैल्यू आई थी प्रोडक्ट की, ये फैक्टोरियल 1 है, ये 2 जो आई थी वैल्यू फैक्टोरियल 2 है, जो 6 आई थी फैक्टोरियल 3 है, 24 जो आई थी फैक्टोरियल 4 है। इन्हीं की सम करी अपन ने सब। ये बात भी पहले कर चुके हम टेबल के साथ में। इसका एडवांटेज ही आपको यही है कि हर राउंड के बाद आपको एक नया फैक्टोरियल मिल रहा है। पहली बार फैक्टोरियल 1, फिर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, और जैसे ही प्रोडक्ट में रिजल्ट स्टोर होता है तुरंत हम उसको सम में ऐड कर देते हैं। तो ये तरीका था हमारे लिए, बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से हमने डू वाइल के इस केस को लिखा है। अब मैं वो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग सिचुएशन बताना चाहता हूँ जहाँ पर लगता है कि ये डू वाइल का ही केस है प्रोग्रामिंग में। अभी जो इसके पहले हमने प्रोग्राम बनाया उसमें क्या फील किया कि ये जो प्रोग्राम है ये वाइल से भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, डू वाइल से भी हो सकता है। तो कई बार चॉइस बेस्ड अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए चॉइस बेस्ड से मतलब क्या है कि आपने अभी तो बोला 5 बार 10 बार लूप चलाओ, अब आपने बोल दिया कि मैं चाहता हूँ जब तक मैं यस बोलता रहूँ, जब तक लूप चलता रहे, जब मैं नो बोलूँ वाई या एन, वाई बोलता रहूँ तो मेरा लूप चलते जाए, और जब मैं नो बोल दूँ तो मेरा लूप वहीं स्टॉप हो जाए तुरंत एन। तो ये इस तरह की प्रोसेस कब तक होगी, इसमें कोई फिक्स नहीं 5 बार 10 बार 50 बार चलाना है। तो यहाँ पर 2 स्थितियाँ बनती कई बार कि आपसे किसने बोला कि 2 नंबर में ग्रेटर फाइंड आउट करो, लेकिन कितनी बार करो, जब तक यूज़र यस बोलता रहे, जब तक चलाते जाओ। तो हम लोग ऐसे केस में क्या करेंगे, हम एक कोडिंग सिचुएशन ले लेंगे, कैरेक्टर
और एक ANS नाम का वेरिएबल ले लिया हमने और इसकी वैल्यू अभी कुछ भी नहीं दी हमने, या मैंने बता दिया कि इसकी वैल्यू अभी मैंने दे दी y, स्मॉल y या कैपिटल y, यस और नो, कैरेक्टर ले लिया हमने। इस कैरेक्टर से इसको कंट्रोल करेंगे लूप को अपन। तो एक तरीका तो क्या हो गया कि अगर इसकी वैल्यू पहले से गिवन है, पता है आपको, तो फिर मैं यहाँ पर तो वाइल भी लगा सकता हूँ। वाइल कैसे लगेगा? CH ANS इक्वल टू कैपिटल Y, और हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा है स्मॉल y, और यहां सब वो ग्रेटर का लॉजिक लगा दो पूरा आप, और फिर हम पूछ लेंगे यहां पर सेम जगह पे डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्या दे दो? यस और नो। और इसको हमने रीड कर लिया कैरेक्टर के फॉर्म में यहां पर। समझना दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इससे कई तरह के रास्ते खुलेंगे। और इस ANS को हमने रीड करा, मतलब यहां पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं है। अब आपका लूप कौन कंट्रोल कर रहा है यहां पर? ये वेरिएबल। इसी को चूंकि कैरेक्टर है फ्रेंड्स, तो हमने पढ़ा है कि कैरेक्टर के लिए एक तरीका और है हमारे पास अवेलेबल इनपुट लेने का, ANS असाइंस गेट CH E, तो गेट CH ले लो या गेट CH E ले लो, आपकी इच्छा हो जो। तो ये कैरेक्टर ANS में ले लेगा। स्कैनएफ भी यूज़ कर सकते हो, फॉर्मेटेड और ये अनफॉर्मेटेड। अब यहाँ ग्रेटर का प्रोग्राम लिख लो, फैक्टोरियल का लिख लो। कोई आपसे बोले मैं चाहता हूँ दिन भर जब तक मैं यस देता रहूँ, आप जब तक फैक्टोरियल निकालते रहो, तो आपको कंटिन्यू चलाना, हर बार यस देना। वाई कैपिटल या स्मॉल दोनों चेक कर लिए अपन ने, केस सेंसिटिव की चिंता नहीं है। अगर उसने यस दिया, स्मॉल हो या कैपिटल हो, वो उस प्रोसेस को कंटिन्यू करता रहेगा यहाँ पर। तो ये वाइल मैंने अप्लाई कर दिया, क्यों? क्योंकि मेरे पास इस ANS की वैल्यू पहले से थी। अब अगर दोस्तों इसकी वैल्यू पहले से अवेलेबल नहीं है मेरे पास, सिर्फ आपका वेरिएबल है, और हमने कहा कि इन बिटवीन इसकी वैल्यू कहीं पे आएगी चेक में, कंटिन्यू करना है कि नहीं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? ये वाइल यहाँ से हटा देंगे। डू वाइल का यूज़ कब होता है? जब लूप कंट्रोल करने वाले वेरिएबल्स की वैल्यू आपके पास शुरू में अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो इन बिटवीन द प्रोसेस अगर आपको मिलती है, तो फिर आप उससे लूप कंट्रोल कर लोगे। तो फिर मैं यहाँ जाके क्या लिख दूंगा? वाइल ANS इक्वल टू कैपिटल Y और ANS इक्वल टू स्मॉल y, और अब सेमीकोलन लग जाएगा यहाँ पर। तो ये दोस्तों सिचुएशन आ गई किसकी? डू वाइल लूप की। अब इसमें देखो आप, बिना किसी असाइनमेंट के, बिना किसी इनिशियलाइजेशन के आपका लूप स्टार्ट हो गया। इन बिटवीन आपने पूछ लिया डू यू वांट टू कंटिन्यू, आप यस बोलोगे, वाई दोगे, तो ये चेक हो जाएगा कोई भी एक स्मॉल या कैपिटल वाई के अकॉर्डिंग। जैसे ही ट्रू होगा फिर डू, फिर पूरी प्रोसेस रिपीट होगी। अब वो चाहे ग्रेटर बिटवीन टू नंबर्स हो, जो भी प्रोग्राम आप चाहो, कंटिन्यू एरिया ऑफ सर्कल निकालना हो, कंटिन्यू 2 नंबर का GCD कैलकुलेट करना हो, फैक्टोरियल निकालना हो, जो भी आपकी इच्छा हो वो काम आप करते रहो अंदर। और एक लूप आपने लगा दिया किसके लिए? कंट्रोलिंग के लिए। अभी मैंने ज़्यादा अंदर इसलिए लिखा नहीं है कि ऐसी स्थिति बनती तो नेस्टेड वाली बात आ जाएगी अगर मैं लूप लगाऊंगा तो, इसलिए मैंने 2 नंबर में ग्रेटर वाली बात करी अभी आपसे। सिंपल इफ एल्स लगा के इसको चेक कर लो कि 2 नंबर लो, हर बार चेक लगा लो, फिर सेकेंड टाइम 2 नंबर लो, फिर चेक लगा लो। ये हमारा प्रोसीजर होगा काम करने का। तो ये डू वाइल का रोल समझ में आया है दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। इसी तरह की प्रॉब्लम हम लोग फ्यूचर में भी आपने नोटिस किया होगा, एक टर्म होती है बाइनरी सर्च, बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है DSA के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉम्पिटिटिव कोडिंग में भी कई जगह बाइनरी सर्च के एल्गोरिथम अप्लाई होते हैं, चाहे वो ट्रीज हो, ग्राफ्स हो, कई जगह
हम लोग जब कॉम्पिटिटिव कोडिंग की प्रैक्टिस करते हैं, कई सारी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स इस तरह की आती है जहाँ पर आपको बाइनरी सर्च एल्गोरिथम लगाना पड़ता है। तो बाइनरी सर्च के साथ भी क्या होता है कि आपके पास इनिशियली कुछ क्लैरिटी नहीं है क्या होगा, मिडिल एलिमेंट शुरू पता ही नहीं है, तो आप डू वाइल लगा दो और चेक लगा लो मिडिल पे कि अगर मिडिल एलिमेंट जो भी आपको मिल रहा है वो आपके सर्चिंग एलिमेंट के इक्विवेलेंट है क्या। जब तक मैच नहीं हो रहा जब तक आप प्रोसेस कंटिन्यू करो, आइदर यू विल शिफ्ट बॉटम और टॉप, कुछ ना कुछ करते रहेंगे हम। हर बार कोशिश करते हैं कि रेंज हाफ हो जाए, सर्चिंग रेंज, जिससे कि हम अपनी प्रोसेस को लॉगिन में किसी एलिमेंट को सर्च कर पाएँ लॉगिन कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में। तो ये वो एल्गोरिथम है, वहाँ पर भी हमारी प्रेफरेंस सही मायने में क्या होना चाहिए, डू वाइल। जो परफेक्ट कोडिंग करने वाला व्यक्ति होगा वो डू वाइल ही लगाएगा वहाँ पर। क्यों? क्योंकि मिडिल एलिमेंट पहले से अवेलेबल नहीं है एंड वी कैन नॉट एज्यूम एनी मिडिल वैल्यू ऑफ अ गिवन अरे एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन, यू कैन नॉट एज्यूम। तो बेटर क्या होगा कि हम लोग जब प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, जब ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, देन वी इवेल्युएट मिडिल एंड लेटर ऑन इन द डू वाइल वी कैन चेक। वो आप वाइल के अंदर चेक कर लेना बॉटम पे। तो ये एंट्री और एग्जिट का डिफरेंस समझ में आ गया आपको। वाइल को हमने क्या माना था, एंट्री चेक लूप, और कोई बोलेगा एंट्री और एग्जिट चेक में क्या डिफरेंस है, तो एंट्री चेक को बोलते हैं वाइल लूप, एग्जिट चेक को हम बोलते हैं डू वाइल लूप। ये तो पहली बात हो गई कि उसमें शुरू में कंडीशन चेक होगी, फिर वो प्रोसेस में एग्जीक्यूट होगा, एंटर करेगा। जब वो डू वाइल की बात कब करते हैं, जब पूरी प्रोसेस एक बार एग्जीक्यूट हो गई फिर वो चेक करेगा। तो इससे हमें पता लगता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आइट्रेशंस में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों लूप एन टाइम चलते हैं, देयर इज अ सिमिलैरिटी इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइट्रेशंस। तो जो डिफरेंस है वो कहाँ पर है, वो डिफरेंस है मिनिमम नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन में। तो वाइल लूप के लिए मिनिमम नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन विल बी 0। फर्स्ट चेकिंग फॉल्स, बाहर आ गए। डू वाइल में वो प्रोसेस में पूरा चले गया, फिर चेक किया, कम से कम एक बार आपकी बॉडी एग्जीक्यूट हो चुकी है बिफोर चेकिंग द कंडीशन। सो द मिनिमम नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन फॉर डू वाइल इज 1 एंड दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल। और दूसरी बात मैंने आपको एक सिचुएशन की बताई थी कि जब आपके पास कोई कंट्रोलिंग वेरिएबल्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, एंड माइट बी यू आर गोइंग टू रिसीव दोज वेरिएबल्स ड्यूरिंग द लूप बॉडी, ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो फिर प्रेफरेबल होगा कि हम लोग वहाँ पर डू वाइल लगाएं, जिससे कि रन टाइम पर आपको वैल्यूज़ मिल जाए और उनको फिर आप अपनी चेकिंग में, अपने इवैल्यूएशन में ले सकते हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है डू वाइल का जो पहला प्रोग्राम, जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया वो आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा। सारे काम सारे लूप से कर सकते हैं। मैं बता चुका हूँ कि डू वाइल किन परिस्थितियों में, किन सिचुएशन में हम लोग यूज़ करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आप हमेशा नोटिफाइड रहें। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।